हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। टारगेट टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम आपके लिए यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए जो है फ्री प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं। और इस जो है हमारे बैच का यही उद्देश्य रहेगा कि आपको आपके डीएलएड में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त हों। लेकिन इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी क्लासेस चलाई जा रही हैं उसको देखना ज़रूरी है। तो आप इनको रेगुलर देखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो है आप जो है अपने डीएलएड में अच्छा स्कोर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम अपना टाइम टेबल देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी जो है सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं और मैं आपको पढ़ा रही हूँ बाल विकास पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ और इसकी टाइमिंग क्लास की होती है 5 बजे शाम को। तो यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ना ना भूलिए। और इसके बाद आपको अंजलि मैम पढ़ाएंगी। अंजलि मैम आपको संस्कृत पढ़ाएंगी और कंप्यूटर पढ़ाएंगी। तो संस्कृत की टाइमिंग होगी 4 बजे की और कंप्यूटर की टाइमिंग होगी 3 बजे की। और फिर आपके जो अगले टीचर हैं वो हैं रंजीत सर हैं। रंजीत सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे और वो आपको एकदम बेसिक से मैथ्स पढ़ाएंगे जो भी डीएलएड में आपको बेसिक में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा टाइम टेबल का शेड्यूल है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। वैसे तो आपको पता ही होगा लेकिन एक बार रिकॉल करना हमें सही रहता है क्योंकि इससे हमें पता चलता रहता है कि हमारी क्लासेस कब कब हो रही हैं और आपको भी याद रहती है ये चीज़ें। ठीक है, क्लास देखते टाइम। तो यहाँ पर जो है हमारा यूट्यूब चैनल ये है, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके और आप हमारे साथ हमारी क्लासेस से जुड़ सके और टाइम टू टाइम आप क्लास ले सकें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा रही हूँ और इस सब्जेक्ट का नाम है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। इसे हम एजुकेशन या ईडीओ फर्स्ट भी कहते हैं। ठीक है, और ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र होगा और ये आपका 50 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम जो है हमारा सिलेबस ज़्यादा नहीं बचा है तो आज हम देखेंगे क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं अधिगम के वक्र। क्या करने वाले हैं? अधिगम के वक्र। वक्र और पठार दोनों चीज़ें एक ही क्लासेस में कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा आपको पूछा नहीं जाता है। जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है मैं यहाँ पर आपको वही कराऊंगी। ठीक है, कि फालतू का जाना पढ़ने से भी क्या फ़ायदा है। तो वक्र में जो जो चीज़ें आती हैं मैं उसको आपको यहाँ पर बताऊँगी। तो जल्द से जल्द जो है अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे साथ हमारी क्लास में जुड़ सकें और जो है जो वक्र क्या होते हैं सीखने के, ये भी अच्छे से सीख सकें। और जो है इनकी डेफिनेशन, इनका अर्थ, इनके प्रकार हम एक स्टेप टू स्टेप एक एक चीज़ पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो सीखने के वक्र हैं। तो पहला इसमें होगा, ये आपके 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इसके आपको टाइप्स दिए हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है ये वक्र, अधिगम के वक्र। पहले जानेंगे कि अधिगम या सीखने के वक्र का अर्थ। इसका अर्थ जानेंगे क्या है। जब मनुष्य किसी कार्य को सीखना प्रारंभ करता है, जब मनुष्य किसी कार्य को सीखना प्रारंभ करता है तब सीखने की गति शुरू से अंत तक एक समान नहीं होती है। हमारी जो सीखने की गति होती है वो एक समान नहीं होती है। कभी हम बहुत स्पीड में सीखते हैं, कभी हम बीच में रुक जाते हैं कि बहुत टाइम के लिए हमने पढ़ाई छोड़ दी है। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, अधिगम का रुकाव हो गया या रुकना हो गया। और कभी हम कंटिन्यू चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, सीखने के वक्र कहलाते हैं। वह किसी कौशल को शीघ्र सीख लेता है जो किसी कौशल को सीखने में उसे अधिक समय लगता है। ठीक है, अतः उसके सीखने की गति तभी तीव्र सीखने की गति क्या होती है, कभी तीव्र होती है तो कभी धीमे होती है या कभी रुक जाती है। ठीक है, तो यदि सीखने की गति को ग्राफ पर अंकित किया जाए तो निम्न प्रकार से वक्र सिखाए प्रस्तुत होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्राफ पे अगर हम इसको दर्शाते हैं, अगर हम इसको ग्राफ पे दर्शाते हैं तो वो कैसे होंगे आगे हम अभी देखेंगे। पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन जान लेते हैं। तो गेट्स के अनुसार, किसके अनुसार, गेट्स के अनुसार सीखने का वक्र सीखने की प्रक्रिया में होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। तो सीखने का वक्र क्या होता है, सीखने में होने वाली प्रक्रिया का गति और प्रगति को क्या है, व्यक्त करता है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि
जब ये ग्राफ हम बनाएंगे तो किस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो ये है पहला आपका, पहला इसमें है उन्नोत्तर या इसे ऋणात्मक सूचक वक्र भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड इसमें है सरल रेखीय वक्र। फिर इसमें थर्ड है नतोदर नित्पादन वक्र, ठीक है, इसको हम धनात्मक उन्नति वक्र भी कहते हैं। और इसमें फोर्थ होगा मिश्रित वक्र। तो इस तरीके ये ग्राफ बनता है, ठीक है। इसको हम एक एक चीज को इसके बारे में जानेंगे कि ये ग्राफ जो है बनना है तो क्यों बनना है ऐसा ग्राफ, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब इसका फर्स्ट जो टाइप्स है वो देखेंगे। तो सीखने के वक्र के प्रकार, तो कौन कौन से प्रकार हैं इसमें। तो इसमें पहला प्रकार है, अभी हमने इसको ग्राफ में देखा था, अब हम इसको देखेंगे थोड़ा डिटेल में एक एक प्रकार के बारे में। तो उत्तल वक्र क्या है, उत्तल वक्र, उत्तल वक्र को ही हम ऋणात्मक वक्र भी कहते हैं, उन्नोत्तर वक्र भी कहते हैं, और आगे देखेंगे इसको और क्या कहते हैं। तो इस अधिगम वक्र में प्रारंभ में क्या होता है, सीखने की उत्साह अधिक होता है, ठीक है। जब सीखने का उत्साह अधिक होता है इसलिए सीखने की गति तीव्र होती है। कुछ दिनों पश्चात जो है सीखने की गति जो है धीमी पड़ जाती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है जो सीखने की गति एकदम से ऊपर गई है, ठीक है, तो यहाँ पर एकदम से जो नीचे चला गया ग्राफ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये सीखने की गति है, इसको हम ग्राफ पे इस तरीके से दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे आता है तो आप इसको इसी तरीके से बना के आइएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे सेकंड प्रकार क्या है। इसमें सेकंड प्रकार है अवतल वक्र। क्या है, अवतल वक्र, इसी को क्या कहते हैं, धनात्मक वक्र कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, इसी को हम धनात्मक वक्र कहते हैं और नतोदर वक्र कहते हैं। आगे देखते हैं, इस अधिगम वक्र में आरंभ में सीखने की गति धीमी होती है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास के दिनों की संख्या बढ़ती जाती है सीखने की गति जो है तीव्र होती जाती है। अध्ययन के क्षेत्र में इस वक्र का प्रेरणादायक समझा जाता है, क्योंकि जब अधिगम हम करते हैं, हम कुछ सीखते हैं, तो इसको क्या है, इस वक्र के जो प्रकार है इसको क्या है, प्रेरणादायी माना जाता है, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे कि ये है अवतल वक्र का ग्राफ है, तो ये इस तरीके से चल रहा है, पहले जो धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। जब हम अभ्यास करेंगे, जब हम अच्छा मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये तीव्र हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ जाएगा। पहले धीरे चलेगा फिर ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है, इसमें गति आ जाएगी। आगे चलते हैं, थर्ड देखते हैं, थर्ड कौन सा है। थर्ड इसमें है मिश्रित वक्र। क्या है, मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र को ही हम क्या कहते हैं, मिश्रित वक्र को ही हम सर्पिलाकार कहते हैं, सीढ़ीदार वक्र कहते हैं। ये वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। आपको इनको अलग नाम से भी पूछा जा सकता है। मिश्रित वक्र है तो आपको इनके तीनों नाम याद रखने हैं, सीढ़ीदार वक्र हो गया और सर्पिला वक्र हो गया। तो इसमें देखते हैं, इसमें अभ्यास में सीखने की गति तीव्र धीमी हो जाती है। कैसी हो जाती है, तीव्र होती है और फिर धीमी हो जाती है। कुछ समय बाद पुनः तीव्र हो जाती है, कुछ समय बाद पुनः धीमी हो जाती है। इसके बाद सीखने की गति क्रमशः घटती और बढ़ती रहती है। इसमें क्या होता है, घटती और बढ़ती रहती है, ये इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से घट बढ़ रही है, कहीं पे घट रही है कहीं पे बढ़ रही है। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सर्पिलाकार। ये कैसे सर्पिलाकार कैसे से चल रहा है, तो ये सर्पिलाकार हो गया, सीढ़ीदार हो गया। ये या आप इसको ऐसे ऐसे कर सकते थे, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके इस टाइप से भी कर सकते थे हम इसको, सही है। तो ये सीढ़ीदार हो जाएगा। तो ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि वक्र के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं और किस तरीके से होते हैं। अब हम फोर्थ टाइप की तरफ चलते हैं। बहुत ही ईजी है ये एकदम से चैप्टर। फोर्थ इसका जो टाइप है वो है सरल रेखीय वक्र या समान निष्पादक वक्र, ठीक है, सरल रेखीय वक्र या समान निष्पादक वक्र। तो इस अधिगम वक्र में जैसे जैसे अभ्यास के दिनों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे उसी अनुपात में अधिगम की मात्रा बढ़ती है, ठीक है। इस वक्र में सीखने की गति शुरू में धीमी होती है, फिर तेज हो जाती है और अंत में रुक जाती है, ठीक है। सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया का मंद या समाप्त होना की ही क्या कहलाता है, सीखने का प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सीखने की प्रक्रिया का अवनति होना ही, मतलब कि उसको
उसमें अवनति होना ही सीखने का कहलाता है अक्षर होता है। इस प्रकार स्पष्ट है सीखने का वक्र उन्नति व अवलोकन का प्रदर्शन करता है। तो सीखने का वक्र है क्या है, उन्नति और अवलोकन का प्रदर्शन करता है। तो देखेंगे सरल रेखीय में कौन सा होता है, तो सरल रेखीय में हम जानेंगे ये होता है, सरल रेखीय में ये होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको, इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे, तो सरल रेखीय वक्र है ये। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इनकी विशेषताएं देखेंगे। तो यहाँ पर आप इसके टाइप अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें कुछ नहीं, बहुत ही इजी चैप्टर है बिल्कुल। तो सीखने के वक्र की विशेषता, तो सीखने के वक्र की विशेषता, इसमें पहली विशेषता है सीखने में उन्नति। क्या है, सीखने में उन्नति। सीखने के वक्र को हम मोटे तौर पर 3 अवस्थाओं में बांट सकते हैं, प्रारंभिक, मध्य और अंतिम अवस्था। सीखने की गति सामान्य नहीं होती है। ठीक है, जैसे हमने देखा ये कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, घट रही है, इस तरीके से जो चलती है। तो अंतिम अवस्था की तुलना में प्रारंभिक अवस्था में उन्नति अधिक तीव्र होती है। ठीक है, जब स्टार्टिंग वाला हमने वक्र देखा था उसमें क्या बहुत तेजी से उन्नति हो रही थी। ठीक है, और लास्ट वाले में एकदम से क्या हो रही थी, समाप्त हो गई थी। ठीक है, अब सेकंड इसमें है, इसकी विशेषता वो है प्रारंभिक अवस्था। तो प्रारंभिक अवस्था देखते हैं। प्रारंभिक अवस्था में सीखने की गति में तीव्रता होती है, परंतु यह सार्वभौमिक विशेषता नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमेशा इसमें तीव्रता ही होती रहेगी, एक समय ऐसा आता है कि ये रुक जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला देखेंगे। फिर है मध्य अवस्था। तो जैसे जैसे व्यक्ति जो अभ्यास करता जाता है वैसे वैसे वो क्या है, सीखने की उन्नति करता है, परंतु उन्नति के रूप में स्थायी नहीं होती है। उन्नति क्या होती है, स्थायी नहीं होती है। कभी कभी उन्नति तीव्र होती है तो कभी कभी कम हो जाती है। ठीक है, ये हमारे अभ्यास पर जो है निर्भर करता है। अब इसकी फोर्थ विशेषता है वो है अंतिम अवस्था। तो अंतिम अवस्था में क्या होता है, जैसे जैसे सीखने की अंतिम अवस्था आती है वैसे वैसे सीखने की गति धीमी पड़ती जाती है, और एक अवस्था ऐसी आती है जब व्यक्ति सीखने की सीमा पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो फोर्थ विशेषता जो है उसकी है सीखने की गति। तो अनेक बातों पर निर्भर करती है, जैसे सीखने वाले की रुचि, प्रेरणा, जिज्ञासा, उत्साह, कार्य की सरलता या जटिलता। तो जो है, जो सीखने की गति होती है वो हमारी रुचि है, हमारी प्रेरणा है, हमारी जिज्ञासा, हमारी उत्साह। अगर हमारे अंदर जो है रुचि नहीं होगी तो हम किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो सीखने की गति है वो हम ही पर निर्भर करती है। ठीक है, कि हम उसमें कितनी रुचि ले रहे हैं, कितने अच्छे से हम उसको अभ्यास करके उसको सीख रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसकी विशेषताएं भी समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे सीखने के पठार। सीखने में पठार, तो क्या है सीखने में पठार, जानेंगे। तो सीखने में पठार सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया का मंद या समाप्त होना ही है। ठीक है, जब सीखने की प्रक्रिया मंद हो जाती है या बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो वहाँ पर क्या है, सीखने में पठार होता है। ठीक है, आगे देखते हैं सीखने का पठार। इस दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, सीखने की प्रक्रिया जब अवनति होती है, अवनति होते ही सीखने का पठार है। सीखने का पठार हम देख सकते हैं, बहुत से बालक पढ़ाई छोड़कर किसी दुकान पर कार्य करते हैं तथा बहुत से बालक पढ़ाई के लिए नामांकन करा लेते हैं और विद्यालय नहीं जाते हैं। यही क्या होता है, सीखने का पठार होता है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा है, मान लो 10 क्लास तक पढ़ा, उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। ठीक है, और कुछ बच्चे क्या होते हैं, अपना नामांकन तो ले लेते हैं, उनका जो है एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन वो पढ़ने नहीं जाते हैं, वो कहीं कुछ कार्य करने लगते हैं या किसी और कार्य में लग जाते हैं। तो यही क्या कहलाता है, सीखने में पठार कहलाता है। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन इसमें दी है रैक्स के अनुसार। तो सीखने में पठार तब आता है जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था में पहुंचकर दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। तो अब हम आगे देखते हैं, यदि अध्यापक पठार बनाने के कारणों को नियंत्रित कर ले तो सीखने में पुनः प्रगति संभव है। तो सीखने में क्या होती है, पुनः प्रगति हो जाती है अगर जो है अध्यापक जो है उनके कारणों को नियंत्रण कर ले, कि जिस वजह से जो है बच्चा स्कूल छोड़ के जा रहा है उन कारणों को समाप्त कर दिया जाए, या जो भी उसके समस्या आ रही हैं सीखने में उसको समाप्त कर दिया जाए, तो इसको रोका जा सकता है। अब हम आगे देखेंगे, अब देखते हैं कि सीखने का पठार कैसा होता है। तो ये है सीखने के पठार का डायग्राम है। तो अधिगम
अधिगम पठार, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सपाट स्थल भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है, यहाँ पर ये स्केल दिया होता है, प्रगति इकाई है, और यहाँ पर नीचे जो है अभ्यास के दिनों की इकाई है ये वाली, ठीक है। तो ऐसे देखिए, ये ऐसे गया तो यहाँ पर क्या होगा, गति की एक अवस्था है, ये क्या होती है, तीव्र होती है। फिर यहाँ पे जाके ऐसे क्या, ऐसे यहाँ पे ये रुक गया है, ये रुक गया है, ठीक है। ये रुक जाना ही क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। और गति की दूसरी अवस्था क्या है, ये वाली दी है गति दूसरी में, पुनः तीव्र गति। अगर हम किसी बच्चे को जो है अच्छी, मतलब कि अच्छी फैसिलिटी देते हैं, अच्छी चीज़ें दे देते हैं, उसके जो कारण आ रहे हैं जिसकी वजह से वो उसकी अधिगम में पठार आ रहा है, उसको दूर कर देती है, तो पुनः उसमें क्या हो जाती है, प्रगति हो जाती है, ठीक है। तो पुनः वो जो है अभ्यास करने लगता है और जो है अपनी अधिगम को कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, इसको देखेंगे, इसको रफ कर देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको पेपर में आता है तो इस तरीके से आप उसको डायग्राम बना के आइए, भले ही आप कम लिखिए लेकिन आप डायग्राम जरूर बना के आइए, ठीक है। और क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते जाइए, अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिल सके, और दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते कि आपको क्लास कैसी लगती है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे, चलिए। सीखने के पठार के कारण, इनके प्रमुख कारण जो हैं इस प्रकार हैं। तो देखेंगे कौन कौन से कारण हैं सीखने के पठार के। पहला है त्रुटिपूर्ण विधि का प्रयोग। तो सीखने की प्रक्रिया में गलत विधि अपनाने से बालकों में अरुचि उत्पन्न होती है और पठार बनने लगता है, ठीक है। जब हम गलत प्रक्रिया जो है अपना रहे हैं, उससे क्या होगा, बच्चों को क्या है, पढ़ाई में रुचि नहीं आएगी और उसमें क्या है, उसकी अधिगम में पठार आ जाएगा। सेकंड इसमें है विद्यालय का वातावरण। तो विद्यालय एवं शिक्षक का व्यवहार यदि रोचक और प्रभावपूर्ण नहीं है तब भी सीखने में पठार आने लगता है। जैसे आप बच्चे के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, उससे मतलब कि उसे अच्छे से जो है ट्रीट नहीं कर रहे हैं, अच्छे से देख नहीं रहे हैं कि वो कैसे पढ़ रहा है, क्या उसको समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको बता नहीं रहे हैं, या आपसे पूछने से वो डरता है, तो इससे भी क्या होता है, सीखने के पठार आ जाता है। थर्ड इसमें है अभिभावकों का शिक्षित ना होना। यदि अभिभावक जो है शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक नहीं है तो उनका बालक विद्यालय नहीं जाएगा और उनकी शिक्षा दीक्षा में अवरोध होगा। जैसे कुछ जो पेरेंट्स होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनका यही मानना होता है, अरे क्या करना, पढ़ने लिखने जाओगे, इससे बढ़िया तो हमारे संग खेतों में काम करने चलो या कहीं किसी दुकान पे काम करो, तो चार पैसे आएंगे घर में, ठीक है। तो वो खुद पढ़े नहीं होते हैं, तो इसीलिए ही उनकी ये इस तरीके की उनकी सोच होती है, या उनकी धारणा बनी होती है, ठीक है। अब आगे देखेंगे और इसके क्या कारण हो सकते हैं। अगला है अभिप्रेरणा की कमी। क्या है, अभिप्रेरणा की कमी है। तो शिक्षकों को इससे बालकों का मनोबल सदैव बढ़ाते रहना चाहिए। बालक शिक्षा के प्रति क्या हो, जागरूक होता है और आगे बढ़ता है। जब बच्चा जागरूक होगा शिक्षा के प्रति तभी तो आगे बढ़ेगा। और परंतु अभिप्रेरणा के अभाव से सीखने में क्या होता है, पठार आता है। तो इसका अगर अभाव होगा तो भी सीखने में पठार आ जाता है। और फिफ्थ इसमें है अभ्यास का अभाव। तो सीखने की प्रक्रिया अभ्यास के बिना पूर्ण नहीं हो सकती है, क्योंकि जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर हम अभ्यास करना बंद कर देते हैं तो एक समय आता है कि जो है ये समाप्त हो जाता है और क्या होता है, पठार आ जाता है। तो बालक जितना ही अभ्यास करता है वह उतना ही सफल होता है। अभ्यास के अभाव से भी सीखने में पठार आता है, ठीक है। तो ये कारण जो हैं हमने देखे क्या क्या होते हैं पठार आने के कारण। अब हम आगे चलते हैं कि पठार को दूर करने के उपाय हमें क्या क्या करना चाहिए। तो पहला इसमें है बाल केंद्रित शिक्षा। हमें शिक्षा को कैसा रखना चाहिए, शिक्षा को बाल केंद्रित रखना चाहिए, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड रखना चाहिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है। क्या है, यहाँ पर बच्चा जो है इसको केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा का आजकल प्रचलन है। अभी जो हमारी शिक्षा चल रही है वो बाल केंद्रित शिक्षा ही चल रही है। इससे बालकों में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न होती है और पठार भी दूर हो जाता है, ठीक है। थर्ड देखते हैं शिक्षण विधि में परिवर्तन। तो शिक्षण विधि में परिवर्तन मतलब करके सीखने के सिद्धांत पर जोर देना चाहिए। किस पर, करके सीखने के सिद्धांत पर जोर देना चाहिए, जिससे सीखने की प्रक्रिया का
मतलब रोचकता आती है, सीखने की प्रक्रिया में रोचकता आती है। थर्ड इसमें है पुनर्बलन का प्रयोग। क्या है? पुनर्बलन का प्रयोग। तो बालकों को समय समय पर अभिप्रेरित करना चाहिए, मतलब उन्हें मोटिवेशन करते रहना चाहिए कि आप पढ़ो, अगर आपके माँ बाप नहीं पढ़ पाएँ तो आप पढ़ो, कुछ अच्छा करो, ठीक है। तो अच्छे कार्य पर उसे अच्छे शब्द द्वारा पुरस्कृत करना चाहिए, तथा अब पुनर्बलन का प्रयोग से भी जो है पठार नहीं आता है, ठीक है। अगर हम बच्चे को बार बार फीडबैक देंगे, उसका पुनर्बलन करेंगे, अगर वो अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको पुरस्कृत करिए, अगर वो क्लास में फर्स्ट आया तो आप उसको कुछ भी उसकी ज़रूरत से रिलेटिव जो सामान दे दीजिए, उसको जो है क्लैपिंग करा दीजिए। यही उसके लिए क्या होता है? पुनर्बलन होता है, यही फीडबैक होता है, ठीक है, एक बच्चे के लिए। तो इससे क्या है? बच्चे का पठार में जो आ रहा है उसको दूर करने का ये उपाय होगा। आगे हम देखते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है कार्य में परिवर्तन। क्या है? कार्य में परिवर्तन। शिक्षक को चाहिए कि जब वह कक्षा में पठार का अध्ययन करे तो बालक जो है मनोरंजन विषय वस्तु से जुड़े हों। बच्चों को क्या है? मनोरंजन विषय वस्तु से जोड़कर हमें सिखाना चाहिए। अब फिफ्थ इसमें है खेल विधि द्वारा सिखाना। तो जाहिर सी बात है, हम खेल विधि द्वारा सिखाएंगे तो बच्चे जो हैं उसमें एक्टिव भी रहेंगे और उससे उन्हें उबाऊ भी महसूस नहीं होगा सीखने में। तो खेल खेल में शिक्षा देना बहुत प्रभावी होता है। बच्चे खेलना अधिक पसंद करते हैं, अतः खेल खेल में दी गई शिक्षा प्रभावी होती है। इस विधि से सिखाने पर क्या है? पठार नहीं आता है। तो इसके ऐसे हम सिखाते हैं तो क्या है? बच्चों में पठार नहीं आता। जैसे बच्चों को क्लास में आप मतलब कि खेल के द्वारा सिखा रहे हैं तो वो जो है आने में जो है उत्सुक होते हैं क्लास में, ठीक है। वो चाहेंगे कि अगले दिन भी वो आएंगे कि अरे मैम तो रोज़ हमें कोई ना कोई गेम्स के द्वारा सिखा रही हैं, खेल के द्वारा सिखा रही हैं। तो वो जो रुचि भी लेंगे आने में और उत्साहित भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सीखने के वक्र क्या होते हैं और सीखने के पठार क्या होते हैं, ठीक है। तो सीखने के पठार तो आपको पता ही है कि मतलब एकदम से स्टॉप लग जाना हमारे अभ्यास पर, हमारे सीखने पर। तो वही क्या होता है? सीखने का पठार होता है। सीखने का वक्र क्या होता है? जब हमारी गति क्या धीमी हो जाए, कम हो जाए, या जो है बहुत तेज़ हो जाए, बहुत धीमी हो जाए, ये हमारे क्या होते हैं? इसको हमने ग्राफ के द्वारा भी सीखा है। तो आपको क्लास कैसी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। कल फिर से मैं आपके साथ न्यू चैप्टर के साथ हाजिर होंगी। अब हमारा जो है बाल विकास सीखने की प्रक्रिया समाप्ति होने वाला है ये। तो ईडियो फर्स्ट भी हम कंप्लीट कर लेंगे और हमने हिंदी भी कंप्लीट कर लिए। तो 2 सब्जेक्ट हमारे ऐसे होंगे जो हम पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके होंगे। अब इसके लिए तैयारी आपको करनी है, इसमें पढ़ना आपको है। समय समय पर मैं आपके लिए क्या है प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी, इससे आपका क्या है रिवीजन होता रहे, ठीक है। तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ऑल लिखो, टारगेट एग्जाम मौली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके, ठीक है, और आप हमारी क्लास से जुड़ सकें। क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा अपना, ताकि मुझे एक इससे मोटिवेशन मिलेगा और अपनी मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ और अच्छी एनर्जी के साथ क्लास में होंगी, ठीक है। आप कमेंट नहीं करते तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आप मेरी क्लासेस देख ही नहीं रहे हैं या आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कर देना। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।